हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लियो टॉल्स्टॉय की एक शॉर्ट स्टोरी द थ्री क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम स्टोरी के कलेक्शन वगैरह को देख लेते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये शॉर्ट स्टोरी है जो कि रशियन ऑथर लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी और ये सबसे पहले 1885 में पब्लिश हुई थी। इसके कलेक्शन का नाम है व्हाट मैन लिव बाय एंड अदर टेल्स। ये स्टोरी जो है ये पेरेबल की फॉर्म में है। पेरेबल ऐसी स्टोरी जिसको नरेट करके सुनाया जा सके, यानी कि कुछ ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कोई स्टोरी सुनाते हैं। हमने भी सुनी होंगी अपने चाइल्डहुड में, तो वैसी ही काइंड ऑफ ये स्टोरी है। इस स्टोरी में एक राजा के बारे में बात की जाती है जो कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढता है और उसको लगता है कि यही 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है किसी पर्सन की लाइफ के, और अगर किसी पर्सन को इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है तो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मूव करते हैं हम स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी शुरू होती है यहाँ से कि एक बार एक राजा होता है और उसके मन में थॉट आता है कि वो कभी भी किसी भी काम में अनसक्सेसफुल नहीं होगा अगर उसको 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। और वो 3 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है कि किसी भी काम को शुरू करने का राइट टाइम कौन सा होगा। सेकंड है वो कौन से लोग हैं जिनकी बातों को केयरफुली सुनना चाहिए। और थर्ड है कि कैसे पता लगाया जा सकता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में करने के लिए। तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर के लिए उसने क्या किया, उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि उस व्यक्ति को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा जो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर राजा को देगा। और अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके के स्कॉलर्स आए और अलग अलग तरीके से सबने उनका आंसर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि सबसे ठीक राइट टाइम कौन सा होगा किसी काम को करने के लिए, तो लोग आंसर करते हैं कि एक पर्सन को टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए अपने रूटीन को, और ऐसा करने से ही किसी भी काम को सही समय पर किया जा सकता है। और कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि किसी भी काम को करने का राइट टाइम जानना इम्पॉसिबल है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी काम किए जा रहे हैं सब कामों की तरफ हर एक पर्सन को ध्यान रखना चाहिए और फिर वही काम करना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट हो। और कुछ ने ये भी कहा कि किसी काम को जानने का जो टाइम है, राइट टाइम है, वो जानना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए किंग को एक एडवाइजरी कमेटी बनानी चाहिए और ये कमेटी ही डिसाइड करेगी या सजेस्ट करेगी किंग को कि राइट टाइम कौन सा है किसी भी काम को करने के लिए। फिर इसके अगेंस्ट कुछ लोगों ने ये कहा, एडवाइजरी कमेटी वाली सजेशन के अगेंस्ट में, कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए तुरंत डिसीजन लेना होता है, तो इन सब क्वेश्चंस के लिए या उस टाइम के लिए इतना समय नहीं मिलेगा कि आंसर के लिए वेट किया जा सके कि एडवाइजरी कमेटी बैठे और उसका आंसर करे। तो इसलिए पर्सन को पहले से ही पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। तो केवल ऐसे पर्सन कि जिसको पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है, तो ऐसे पर्सन तो कौन होते हैं? मैजिशियंस ही होते हैं। तो इसलिए राजा को क्या करना चाहिए? मैजिशियंस की सलाह लेनी चाहिए, जादूगर की सलाह लेनी चाहिए। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन के आंसर में भी कई लोगों ने अलग अलग जवाब दिए कि कुछ ने कहा कि राजा के जो मंत्री हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ ने प्रिस्ट को बताया, कुछ ने डॉक्टर्स को बताया, कुछ ने वॉरियर्स को बताया कि जो अलग अलग बॉडीज़ हैं लाइफ में या राजा की जो किंगडम है उसमें, तो इन सब के बारे में बताया। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने लिखा कि इस वर्ल्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइंस। कुछ ने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लड़ाई में कुशल होना, और कुछ ने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिलीजियस फेथ होना या पूजा पाठ करना। ये सब चीज़ें बताई। तो इन सब चीज़ों से या इन सब आंसर से राजा संतुष्ट नहीं हुआ, कंटेंट नहीं हुआ, तो इसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। अंत में उसने एक सन्यासी से परामर्श करने का डिसाइड किया कि वो एक सेंट के बारे में सुना उसने, तो वहाँ पर उसने जाने का सोचा
वो सेंट जो है वो अपने विजडम के लिए इस वर्ल्ड में फेमस था। और उसकी स्पेशलिटी ये थी कि वो साधारण लोगों के अलावा किसी और से नहीं मिलता था और वो एक जंगल में रहता था। इसलिए राजा ने बहुत सिंपल से कपड़े पहने और मतलब जितनी भी ऑर्नामेंटेशन थी, एक किंगली ऑर्नामेंटेशन थी, उसको हटा दिया और सिंपल ड्रेसिंग में राजा के पास सन्यासी के पास गया। तो सन्यासी की कुटिया में पहुंचने से पहले उसने घोड़े को भी छोड़ दिया और जितने भी उसके गार्ड्स थे उनको भी पीछे छोड़ दिया और खुद ही पैदल पैदल उसकी हट तक पहुंच गया। और जब राजा उसकी हट तक पहुंचा तो उसने देखा कि जो सन्यासी है वो ज़मीन की खुदाई कर रहा था। राजा को देखकर उसने उसका वेलकम किया सन्यासी ने, और फिर वो जो डिगिंग कर रहा था उसको कंटिन्यू करता रहा। सन्यासी पहले से ही बहुत लीन था, मतलब पतला दुबला सा था, और जब भी वो खुदाई कर रहा था तब वो हाँफ रहा था, मतलब थक रहा था। तो राजा उसके पास जाकर कहता है कि आप बहुत वाइज हो और मैं आपके पास 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आया हूँ, और वो 3 क्वेश्चंस को रिपीट करता है। सन्यासी ने राजा की बात सुन ली लेकिन कोई आंसर नहीं दिया, और फिर से उसने अपना जो डिगिंग का काम था वो कंटिन्यू किया। राजा ने कहा कि आप बहुत टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो आप मुझे जो ये आपका फावड़ा है वो दीजिए, और ताकि मैं आपका काम कर सकूं, मैं आपकी हेल्प कर सकूं। जो सेंट था उसने उसको राजा को थैंक यू बोला और जो फावड़ा था वो उसको दे दिया और ज़मीन पर बैठ गया। जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद ली और रुक गया तो फिर से अपने क्वेश्चंस को वो रिपीट करता है सन्यासी के पास में। तो सन्यासी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वो उठा और फावड़ा लेने के लिए अपना हाथ फिर से बढ़ाता है कि आप नहीं कर सकते हो तो आप मुझे दे दो, लेकिन राजा ने उसको नहीं दिया और वो राजा ने ही कंटिन्यू किया वो क्यारियाँ बनाना। 1 घंटा और बीत गया, फिर 1 और घंटा, और सूरज जो है वो छिपने का टाइम हो गया, यानी कि डस्क टाइम हो गया। तो लास्ट में राजा ने फावड़ा ज़मीन पर रख दिया और फिर से वो क्वेश्चंस रिपीट करके कहता है कि मैं आपके पास इन क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वापस अपने घर लौट जाऊँगा। तो इतने में सन्यासी कहता है कि आप देखो, इधर कोई पर्सन है जो दौड़ता हुआ आ रहा है, पहले उसको देखते हैं कि कौन है। राजा ने पीछे की तरफ मुँह किया और देखा कि जंगल में से एक आदमी भागता हुआ आ रहा है और उसके बहुत लंबी लंबी दाढ़ी है और उसके पेट से खून बह रहा है और उसने अपना हाथ जो है वो पेट पर लगा रखा था। जब वो राजा के पास आया तो वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। राजा और सन्यासी ने दोनों ने मिलकर उसके कपड़ों को हटाया और उसके पेट पर गहरा घाव देखा। तो राजा ने उसके घाव को धोया और अपने रुमाल के साथ में उस पर पट्टी बांध दी, लेकिन जो खून है वो कंटिन्यूअसली बह रहा था। तो राजा ने क्या किया, हर बार उस पट्टी को उतारा और धोया और वापस से घाव पे लगा दिया, और तब तक लगाता रहा जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। बाद में उस आदमी को होश आया और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेकर आया और उसको पानी पीने को दिया। इस बीच में ये सारी प्रोसेस जो हुई तो सनसेट हो चुका था और मौसम भी बिल्कुल ठंडा हो गया था। तो राजा ने क्या किया, सन्यासी की हेल्प से उस आदमी को अंदर लेकर गया झोपड़ी में और उसको वहाँ पर बेड पर लिटा दिया। आदमी ने आंखें बंद कर ली और बिल्कुल काम हो गया। और राजा जो है वो अपनी जर्नी की वजह से और इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया उसने, डिगिंग वगैरह की, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थक चुका था और इसकी वजह से उसको ज़मीन पर ही नींद आ गई। पूरी रात वो सोता रहा और जब वो सुबह जागा तो उसको याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी हुई कि वो वहाँ पर क्यों है और वो पर्सन जो लेटा हुआ है तो वो कौन था। ये सब याद करने में उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो उसने गौर से उस आदमी को देखा कि वो आदमी कौन था जो बेड पे लेटा हुआ था, और बहुत अपनी आईज से बहुत गौर से राजा को देख रहा था। तो उस पर्सन ने राजा से बहुत स्लो वॉइस में कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जब उसने देखा तो राजा जाग गया था और उसकी तरफ देखा तो राजा ने बोला, मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ और मुझे तुमसे कोई कंप्लेन ही नहीं है, तो मैं तुम्हें माफ़ किस चीज़ के लिए करूँ। तो उस पर्सन ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ,
मैं आपका वो एनिमी हूँ जिसने आपसे बदला लेने के लिए कसम खा रखी थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी सीज कर लिया था। मैं जानता था कि आप सन्यासी से मिलने के लिए अकेले गए हुए हैं और आप जब रिटर्न यानी कि यहाँ से वापस लौटेंगे तो मैं आपको मार दूंगा। लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए, तो मैं आपको ढूंढते ढूंढते अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर निकला। आपके जो गार्ड्स हैं उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उनसे तो किसी तरह बच निकला, लेकिन मेरी एक्सेसिव ब्लड शेड के कारण डेथ हो जाती, और अगर आपने मुझे पट्टी नहीं की होती मेरे घावों की तो मैं शायद मर चुका होता। मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मुझे बचा लिया, और अगर मैं अब ज़िंदा रहा तो जैसे आप चाहोगे मैं वैसे आपकी सर्विस में रहूँगा, और मैं अपने बेटों से भी कहूँगा कि आपके लिए सर्व करें, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। पूरी बात सुनकर राजा बहुत खुश था कि उसने इतनी इजीली अपने एनिमी के साथ में जो एनिमिटी थी उसको ख़त्म कर दिया और वो एक फ्रेंड के रूप में उसके सामने आ गया। तो राजा ने उसको माफ़ ही नहीं किया बल्कि अपनी सर्विस में रखने के लिए भी प्रॉमिस किया, और ये भी कहा कि वो अपने पर्सनल डॉक्टर के पास में भेजेगा ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और साथ ही साथ में उसने ये भी प्रॉमिस किया कि जो भी प्रॉपर्टी सीज हुई हैं उसको वापस लौटा दिया जाएगा। राजा घायल आदमी को वहीं छोड़ देता है और बरामदे में जाता है ताकि वो सन्यासी को ढूंढ सके और अपने क्वेश्चंस के बारे में पूछ सके। तो वो बाहर जाता है और सन्यासी को देखता है कि सन्यासी अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और कल जो क्यारियाँ खोदी थी प्रीवियस डे में तो उनमें बीज बो रहा था। तो वो वहाँ पर जाता है और उससे पूछता है कि आप बहुत वाइज हो और मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए ताकि मैं वापस महल लौट जाऊँ। सन्यासी ने राजा की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? तो राजा उससे कहता है कि मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? तो सन्यासी कहता है कि कल आप आए और आपने मेरे पतले दुबले शरीर पर दया की और मेरे लिए यहाँ पर डिगिंग की। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो आप यहाँ से वापस जा चुके होते और इस आदमी ने आप पे हमला कर दिया होता, और आपकी जो एनिमिटी थी वो हमेशा कंटिन्यू ही रहती, ये कभी ख़त्म नहीं हो पाती। इसलिए कि जब वो काम जो आप कर रहे थे उस टाइम में मेरी हेल्प करना वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था, और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन उस टाइम में मैं था, और मेरे लिए भलाई करना उस टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो मेरी हेल्प की वो यानी कि सन्यासी की हेल्प की, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन सन्यासी, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम उसकी हेल्प करना। फिर इसके बाद में जब वो आदमी हमारे पास भागता हुआ आया तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब हम उसकी सेवा कर रहे थे, क्योंकि अगर हम सेवा नहीं करते तो उसकी मृत्यु हो जाती और तुम्हारे साथ में उसकी सुलह नहीं हो पाती। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो था जिसके साथ में तुम काम कर रहे थे, यानी कि वो बॉन्डेड पर्सन, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम उसके लिए तुम्हारी भलाई करना था, यानी कि तुम उसके घावों की मरहम पट्टी कर रहे थे तो वो तुम्हारे एनिमी से फ्रेंड में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इसलिए वो कंक्लूड करते हुए सन्यासी कहता है कि देखो, हमेशा अपने जीवन में याद रखो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो है वो आज का या प्रेजेंट टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है, और यही वो टाइम होता है जब हमारे पास कुछ करने की पावर होती है, क्योंकि ना तो हम फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं ना पास्ट का कुछ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन जो सेकंड क्वेश्चन था तो वो ये था कि उसका आंसर कि वो पर्सन जिसके साथ हम पर्टिकुलर टाइम में होंगे तो वही पर्सन सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम और लोगों के साथ में रिलेशंस बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, लेकिन आज हम जिसके साथ हैं उसके साथ तो कम से कम बहुत अच्छे से रहें। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो था कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उस पर्सन के साथ में जिसके साथ हम होते हैं तो उसकी भलाई करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि गॉड ने इसीलिए हमें
ह्यूमन लाइफ दी है कि ताकि हम दूसरों का भला कर सकें, हम हमारे साथ वालों का भला कर सकें। तो इस कंक्लूजन के साथ में राजा को अपने तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है और राजा वापस से अपने महल में लौट जाता है और यहाँ पर आकर ये स्टोरी भी फिनिश हो जाती है। आई होप आपने इन्जॉय की होगी। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।